नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आशा रावत और अपना परिवार समाचार की इस विशेष चर्चा में हम एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड पूर्व आईजी एवं पुलिस प्राधिकरण माननीय सदस्य मिस्टर पुष्पक ज्योति जी। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं उनके निजी अनुभव के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी इस विशेष चर्चा में। सर, जैसे कि हम सभी जानते हैं, आप पुलिस निरीक्षक रहे हैं और काफ़ी समय से आपने अपनी राज्य को अपनी सेवा दी है उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में। किस तरह का आपका अनुभव रहा है आपका? हम अगर देखना चाहें तो हम अपनी सर्विस को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। नंबर एक, उत्तर प्रदेश में की हुई 16 वर्ष की सेवा, और सेकंड पार्ट है उत्तराखंड में की हुई 16 वर्ष की सेवा। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, मैंने 1990 में कंपटीशन में सिलेक्शन हुआ, पीटीसी मुरादाबाद में ट्रेनिंग हुई, और उसके बाद हमारी जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है 5.5-6 महीने की, वो लखीमपुर में हुई। उस समय लोकसभा के इलेक्शंस चल रहे थे, एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर राजीव गांधी वाज असैसिनेटेड। तो उस समय भी चैलेंजेस काफ़ी थे, और लखीमपुर में फर्स्ट सिख मिलिटेंसी की घटना हुई थी गोला गोकरनाथ में। उसके बाद ही मेरी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग हुई, और उस समय माहौल बहुत ख़राब था। थोड़े दिन मैं एसईओ मोहम्मदी के रूप में भी मैंने कार्य किया, और थोड़े दिन सीओ धौरारा के रूप में भी, जब वहाँ इलेक्शन हुए तो मैं कार्य कर रहा था। सिख मिलिटेंसी शुरुआत थी यूपी में, और वो मोहम्मदी की एक घटना से ही शुरू हुई। बैंक डकैती हुई कुछ पहले, तो उसे एक प्योर क्रिमिनल इंसिडेंट माना गया, फिर बाद में पता लगा कि वो टेररिस्ट घटना थी, और उत्तर प्रदेश में टेररिज्म का जो शुरुआत है वो वहीं से हुई। उसके बाद फिर ये फैलता गया, लखीमपुर, फिर पलिया, फिर नैनीताल। उस समय यूनिफाइड नैनीताल था, जिसमें उधम सिंह नगर और नैनीताल एक में था। रामपुर, लखीमपुर, थोड़ा बहुत मुरादाबाद, इस तरह से ये पूरी बेल्ट, जो पीलीभीत वॉज बैडली अफेक्टेड। तो ये सब सारे का जो सिख झालों वाली बेल्ट थी हमारी, उसमें सिख मिलिटेंसी बहुत अच्छे से फैल गई। तो उसके बाद मेरी पोस्टिंग रामपुर में हुई। रामपुर में लगभग आधा जिला सिख मिलिटेंसी से प्रभावित था। मिलक कम्युनल भी था और सिख मिलिटेंसी भी थी। बिलासपुर वॉज बैडली अफेक्टेड। बिलासपुर, मिलक खानम, स्वार, और शहर में कम्युनल प्रॉब्लम्स थी, सांप्रदायिक घटनाएं छुटपुट होती रहती थी। करीब 2-2.25 साल हम रहे वहाँ पे, भागते ही रहे। कभी यहाँ पे इनकाउंटर हो रहा है, कभी वहाँ AK-56 बरामद हो रही है, कभी सिख टेररिस्ट पकड़ा जाता था, उसका इंटरोगेशन। और हम लोगों का कोई एरिया थे, हम पोस्टेड रामपुर में थे, लेकिन एक एक दिन में 500-500 किलोमीटर का हमारी गाड़ी का रन होता था। कभी नानक मत्ता वहाँ चले जाते थे, कभी बहेड़ी बरेली चले जाते थे। उसी दिन पता लगा कि हल्द्वानी आ गए, फिर रामपुर। इस तरह से वो पूरा सर्कल में हम लोगों का ऑपरेशनल एरिया था। लास्ट इनकाउंटर 22 जनवरी 1994 में रुद्रपुर में हुआ, हीरा सिंह का। उसके बाद ये मिलिटेंसी की घटनाएं लगभग नगण्य हुई। फिर मेरा ट्रांसफ़र फरवरी 1994 में कानपुर नगर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कम्युनल राइट हुआ था, काला बच्चा कांड हुआ था, उसकी हत्या की गई थी, और आधा कानपुर कर्फ्यू में था। तो जैसे होता है ना, आसमान से गिरे खजूर में अटके। तो सिख मिलिटेंसी वाले क्षेत्र से
थोड़ा सा रिलैक्स हुए थे, आराम हुआ था कि अब चलो यहाँ पे मामला ख़त्म हुआ, थोड़े दिन अमन चैन से बीतेंगे। तब तक कानपुर में दंगा हुआ और विशेष अभियान के तहत तत्कालीन सरकार ने हम 5 अफसरों को एक दिन में पोस्ट किया। मैंने पूछताछ की, मैं तो डिसिप्लिन ऑफिसर था, जैसे हुआ चले गए और वहाँ कार्य करने लगे। वहाँ पे स्थितियाँ थोड़ी सी नाजुक थीं। आधे कानपुर में कर्फ्यू का मतलब सेंसिटिविटी बहुत थी, छोटी सी घटना में पथराव हो जाते थे। और मेरी फर्स्ट पोस्टिंग किदवई नगर हुई, फिर कुछ महीने के बाद मेरी सेकंड पोस्टिंग वहीं कानपुर नगर में ही चमनगंज और रायपुरवा के क्षेत्र में हुई, जो बहुत संवेदनशील था और छोटी छोटी बातों में पथराव और इस तरह की घटनाएं होती थी। क्योंकि मैं नया था तो मैं सीओ के पास 2 सिपाही होते थे, जिप्सी, और मैं पहुंच जाता था। 1-2 बार ऐसे ही हुआ तो हमारे उच्चाधिकारियों ने समझाया कि एकदम अकेले मत जाया करो, फोर्स बटोर के जाया करो ताकि कोई बड़ी घटना ना हो जाए। यंग था मैं और उत्साह था, जोश था। एक बार छोटी सी घटना हम बता रहे हैं। चमनगंज इलाका जो काफ़ी संवेदनशील माना जाता है कानपुर नगर का, वहाँ पे कोई बात हुई और वहाँ के निवासियों ने जाम लगा दिए और मैंने सुना और मैं पहुँच गया, लोकेशन दे दी कि मैं आ गया और वहाँ जाम हटा दिया और मेरे पास सिर्फ 2 सिपाही थे। कर्फ्यू धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा था, बट इट वॉज वेरी सेंसिटिव सिटी। फिर हटाउट के मैं थाने चला आया कि हो गया, जाम हट गया। जैसे ही मैं थाने आया पता लगा बहुत सी भीड़, क्योंकि सांप्रदायिक दंगा हुआ था, एक संप्रदाय विशेष की बहुत सारी भीड़ आके और फिर जाम लगा दिया। फिर हमने थाना चमनगंज पे इकट्ठा होके फोर्स बटोरी, कई थानों का फोर्स लिया, कुछ पीएसी, कुछ उस समय होमगार्ड्स थे हमारे पास, आरएफ शायद बाद में आई या आई थिंक उस समय नहीं थी आरएफ। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी एक आध पीएसी बेसी आती थी, उसको लेके हम लोग गए और उस प्रॉब्लम को टैकल किया। इस तरह की बहुत सी समस्याएं, रोज रोज कुछ ना कुछ, कोई ना कोई इंसिडेंट, कहीं तमंचा चलता था, कहीं गोले चलते थे, कहीं कुछ ऐसे ही होता था। बट इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस यूपी का। इतना होने के बाद, आप इतना झेलने के बाद परिपक्वता आती है और उसी परिपक्वता में हम लोग, कई इनकाउंटर्स भी हुए, कई हार्डकोर बदमाश भी मारे गए। इससे पहले रामपुर में बहुत से हार्डकोर टेररिस्ट भी मारे गए इनकाउंटर। सर, इतने समय आपने देश की सेवा की है, अपनी जॉब के दौरान, अपने कार्य के दौरान आपको कब ऐसा समय, कब ऐसा कोई वाक्य आप बताना चाहेंगे जिसमें आपको काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिला हो कार्य करने के बाद? देखिए, इसके कई एस्पेक्ट हैं। एज ए पुलिस ऑफिसर, अगर हम क्राइम फ्रंट पे कहें तो सबसे हीनियस ऑफेंस माना जाता है किडनैपिंग फॉर रैंसम। चाहे बच्ची की किडनैपिंग हो, चाहे पुरुष की हो, और उसके बाद जो हीनियस ऑफेंस हम कह सकते हैं वो डकैती है, लूट है, मर्डर है, इस तरह के बहुत सारे किस्से हैं हमारे जीवन में। 32 साल की सेवा बहुत बड़ी होती है, लेकिन अगर हम उसके साथ साथ समाज सेवा भी कहें, क्राइम तो पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर एंड क्राइम डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन, ये तो बेसिक काम होता है। लेकिन अगर हम जहाँ तक उत्तराखंड का सवाल है, एक आध दृष्टांत और देते। उत्तराखंड में आपने एक पिक्चर का नाम सुना होगा, उड़ता पंजाब जी, जो टोटल नशे पे आधारित है। तो जब उड़ता पंजाब का कंसेप्शन बना होगा पिक्चर का, या जब शूटिंग शुरू हुई होगी, उसके पहले ही हमने एक ऑपरेशन नई जिंदगी देहरादून में चलाया था 2015 में।
और वो भी पूरा नशा बेस था। मैं यहाँ एसएसपी था। 4 बच्चों की ऐसी डेथ हुई थी जिससे मतलब मेरी मनःस्थिति और मुझे झकझोर दिया था उन घटनाओं ने। फिर मैंने बहुत गंभीरता से सोचा कि ये काम किसका है। हम अपने पुलिस में विचार कर रहे थे। 4 घटनाएं क्या थी कि देहरादून इज़ नाउ एजुकेशन हब। बाहर के बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं। अच्छा, सब गार्जियन लेस रहते हैं, कोई गार्जियन तो रहता नहीं। जितना पढ़ा और दोस्तबाजी और उसके बाद थोड़ा सा खुला माहौल है यहाँ, तो शराब, ड्रग्स ये सब को अवेलेबल हो जाते थे। तो 4 इंसिडेंट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक सुबह सूचना आई कि साहब 4 बच्चे में रात में लिकर लिए, कुछ ड्रग्स लिया, और 3 बच्चे तो सुबह उठ गए, ठीक ठाक है, एक बच्चा का डेथ हो गया। इसी तरह से एक और इंसिडेंट हुई, 3 बच्चों ने रात में लिकर लिया, जिनमें से 2 तो ठीक ठाक थे, जिसकी इम्यूनिटी कमजोर थी उसका राम राम सत्य हो गया। इस तरह के 4 बच्चों की डेथ हुई और मुझे मतलब एक झकझोर गई मेरे अंदर से कि आखिर ये है क्या। जब गंभीरता से मैंने सोचा कि अल्टीमेटली है तो ये पुलिस का काम, पुलिस का भी काम है, एक्साइज का भी काम है, मेडिकल स्टोर्स का भी काम है। काम तो बहुत था, लेकिन लीड कौन लेगा? पुलिस लेगी, क्योंकि अल्टीमेटली जिम्मेवारी, अगर कोई क्राइम हो रहा है तब तो हमारी है ही है, लेकिन ये भी क्राइम है। बच्चों का शराब पीना ही, ड्रग्स लेना ही अल्टीमेटली जिम्मेदारी हमारी है। तो आई टुक ओनरशिप, और हमें अपनी पुलिस को समझाते बहुत वक्त लगा कि ये हमारा काम है। कैसा भी, ये तो हमारा काम ही नहीं है, तो क्राइम ही नहीं है। कोई खरीद के पी रहा है तो मैं क्या करूं, मर जाए। इस तरह का हमारे जो दरोगा थे, हमारा जो इंस्पेक्टर थे, उनका ये ख्याल था। आई डिफर्ड। मैं हमेशा उनसे इस इत्तेफाक नहीं रखता था। मैं कहता था ये मेरा काम है और ये हमारा ही ड्यूटी है कि उनको किस तरह से हम सेव करें। कैसा, मैं घर घर देखूंगा, ये हमारे इंस्पेक्टर का था कि मैं घर घर देखूंगा कौन क्या पी रहा है, कौन खा रहा है। तो हमने कहा आप घर घर तो नहीं देखोगे, लेकिन आप इंश्योर करोगे कि ये चीजें ना मिले। तो मुझे डेट तो नहीं याद आ रही है, लेकिन मैं सोचता सोचता इस नतीजे पे पहुंचा कि हम मेडिकल स्टोर से शुरू करते हैं। तो मैंने पुलिस लाइन में पूरे जिले भर के मेडिकल स्टोर्स की मीटिंग रखी और उनसे ये कहा कि ऐसे कौन से, कुछ 5-6 दवाइयाँ थी जो बच्चे ले जाते थे और फ्री फॉर ऑल। मेडिकल स्टोर गए, बिना पर्चा, बिना प्रिस्क्रिप्शन ले लिया और अपना पी लिया। इवन कोरेक्स जो एक कफ सिरप है, वो भी ड्रग्स था। मेरी जानकारी में आया कि चक्रौता जैसे इलाके में उस समय एक छोटी कोरेक्स कफ सिरप की शीशी 5400 रुपए में बेची गई, क्योंकि अगर कोई बच्चा पूरी शीशी एकदम उड़ेल जाए तो उसके शरीर में नमनेस आ जाती थी और वो बहुत बिल्कुल उड़ता पंजाब की तरह फील करता था कि साहब क्या बात है। इसी तरह से उड़ता पंजाब फिल्म में भी काफ़ी दिखाया गया था, वो बाद में आई। लेकिन ISS, फिर सफ़ेदा, थिनर, वाइटनर, पॉलिश, मिट्टी का तेल, ये सब का सेवन करने का मेरे को पता लगा। मैंने कई डी एडिक्शन सेंटर विजिट किए, उनके इंटरव्यूज लिए, पेरेंट्स को बुलाया और रोज कोई ना कोई हमारा इसमें शुरुआत हुई। उसी ज़माने में DAV का इलेक्शन बहुत टफ माना जाता था। बच्चे सब शराब की दुकानों पे गुंडागर्दी करके ये सब करते थे, लेकिन इन सब अभियानों में हमने स्टूडेंट्स को जोड़ा और शपथ दिलाई, कुछ 110G के केसेस किए,
तो उसमें थोड़ा बच्चे परेशान हुए। मैंने कहा परेशान होने की कोई बात नहीं है, एक तो इलेक्शन सही निकले और दूसरा तुम सब हमारे जो एंटी ड्रग अभियान है उसमें मेंबर होगे और सब इसमें सहयोग करोगे और इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे। तो उसका नतीजा ये रहा कि काफ़ी पुलिस की रेड्स भी डलवाई, एक डेडिकेटेड व्हीकल रखा, डेडिकेटेड फ़ोन नंबर रखा कि 100 पे अगर कोई करता है तो कहीं पे सूचना मिले, ढाबे में, होटल में शराब पिलाई जा रही है, ड्रग्स हो रहा है, तो तुरंत सूचना आएगी और उड़न दस्ता हमारा पुलिस का रहता था, जाके रेड करेगी और पकड़ के उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब इतनी मैसिव मात्रा में ये सब हो रहा था कि उसको एजुकेट करना भी जरूरी था कि आखिर क्यों हो रहा है। हाँ, हम फिर बैक में जाएंगे। तो जब मेडिकल स्टोर की मीटिंग ली, पूरा पुलिस लाइन मेरा भरा हुआ था और सब मेडिकल स्टोर्स ने बताया कि साहब हम क्या करें, जब पर्चा कोई लाता है या नहीं लाता है तो हम दे देते। तो उनको सबको शपथ दिलाई, ड्रग इंस्पेक्टर को बुलाया। मेरे पास लिमिटेशन थी कि ड्रग इंस्पेक्टर एक था उस समय और वो भी पूरे उत्तराखंड में ही था और वो बेचारी लेडी थी। बिना ड्रग इंस्पेक्टर के आप दवाइयों के मेडिकल स्टोर पे छापे नहीं डाल सकते थे, बिकॉज वी आर नॉट एक्सपर्ट इन मेडिसिन। तो उनका सहयोग लेके और किसी तरह से निभाओ। जब ये सब पेपर में काफ़ी आया तो तत्कालीन मुख्यमंत्री की मैं तारीफ करूँगा, उन्होंने इस मैटर को टेकअप किया। कई न्यूज़पेपर, दैनिक जागरण, अमर उजाला, इन सब ने काफ़ी टेकअप किया मैटर और वो एक अभियान का रूप हो गया। और उस अभियान का नाम मैंने रखा था ऑपरेशन नई जिंदगी। तो तत्कालीन मुख्यमंत्री ने हमें तुरंत, ये जब पेपर में निकला, मुझे अपने निवास पे बुलाया और कहा कि भाई ये तो बड़ा चिंतनीय है और आपने ये अच्छी मीटिंग की है, इसमें और हम क्या क्या आपकी मदद करें। तो मैंने कहा मदद सर, इसमें तो कई डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको क्या क्या चाहिए। तो फिर उन्होंने एक बड़ी मीटिंग रखी। हमने कहा सर इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट तो एजुकेशन सेक्रेटरी, गृह तो पुलिस है ही है, हेल्थ डिपार्टमेंट ड्रग्स इंस्पेक्टर चाहिए, हेल्थ सेक्रेटरी, और इस तरह करके करीब बहुत बड़ी मीटिंग उन्होंने निर्देश दिए। चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में कई सचिवों के साथ मेरी मीटिंग हुई और फिर एक वीडियो रील भी बनाई मैंने, एक छोटी सी क्लिप ड्रग्स के अगेंस्ट। बहुत सारे हमारे पिक्चर हाल में चलवाया, इधर चलवाया। तो जन जागरूकता अभियान इतना अच्छा हो गया। साथ में हमने मोदी जी का सफाई अभियान जोड़ दिया, क्योंकि जहाँ गंदगी है वहाँ ड्रग्स है। मलिन बस्तियों में ड्रग्स के छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स ले रहे थे, वहाँ तक हम पहुँचे। जैसे यहाँ पे मुस्लिम कॉलोनी, शहीद कॉलोनी, बिंदाल के पास जो मलिन बस्ती है, छोटे छोटे बच्चे ले रहे थे, उनको टेकअप किया। उनमें से कुछ गाइड बनाए, कुछ पायनियर बनाए, कुछ हीरो बनाए, जो कुछ लोगों ने छुड़वाया तो उनका सम्मान किया गया। तो इस तरह से आउटस्कर्ट पे कार रुकी हुई हैं, ड्रग्स लिया जा रहा है, लड़कियां हैं, बदतमीजी आपस में हो रही है, तो चेकिंग करवाई हमने। खासकर बार के बाहर एल्कोमीटर लगवाए कि जो शराब पी रहा है वो ड्राइव नहीं करेगा। मैं नहीं कह रहा कि शराब ना पियो, लेकिन आप घर पे रहो, शराब पियो, सो जाओ। शराब पी के गाड़ी चलाओगे, खुद मरोगे, दूसरों को मारोगे। तो इतने एल्कोमीटर लगवा दिए कि सब में टेरर हो गया कि सब शराब पी के गाड़ी नहीं चला सकते। चेकिंग हो जाएगी, पकड़े जाएंगे और तुरंत एल्कोमीटर से तुरंत पकड़ में आ जाएंगे और चालान होगा। तो इसके मतलब, और खास बच्चों को एजुकेट किया गया कि भाई ये ठीक नहीं है। और मैं सबसे ज़्यादा जो भूमिका मानता हूँ पेरेंट्स की मानता हूँ। अगर पेरेंट्स जागरूक है तो बच्चा खराब नहीं होगा। अगर पेरेंट्स का चुनाव एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है,
एडमिनिस्ट्रेशन के सामने और पुलिस के सामने। और उस समय बहुत चैलेंजिंग था भी। मुझसे कई अफसरों ने जो पुराने रह चुके थे और हमारे सुपीरियर अधिकारी, सुपरवाइज़र, हमारे आईजी रैंक साहब और डीजी साहब रैंक के अधिकारी, उन्होंने बहुत ब्रीफ किया कि इट्स वेरी सीरियस एंड टेक इट वेरी सीरियस, इलेक्शन इज़ वेरी चैलेंजिंग। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम बच्चों को डांटने या कोई मतलब दंडात्मक कार्रवाई करें, हम इनको चैनलाइज कर देते हैं, इनकी एनर्जी को ही चैनलाइज कर देते हैं। ऑपरेशन नई जिंदगी मैंने चलाया हुआ था, शराब के खिलाफ, ड्रग्स के खिलाफ मैंने अभियान किया हुआ था। तो एक दिन गए हम डीएवी कॉलेज और पूरे जितने भी उनके विंग्स हैं, एनएसयूआई है, एबीवीपी है, सबका एक इंटीग्रेटेड मैंने मीटिंग की और मैंने उनका आह्वान किया कि आप ऑपरेशन नई जिंदगी अभियान में जुड़ो मेरे साथ। इलेक्शन चूंकि सर पे थे, माहौल चार्ज था और आप कभी भी डीएवी कॉलेज में जब इलेक्शन करीब हो तो जाके देख लीजिए कि क्या स्थिति होती है। मतलब हर ग्रुप बड़ा चार्ज होता है और कहीं शराब की दुकान पे तोड़फोड़ होती है, ज़बरदस्ती शराब मांगी जाती थी, पेट्रोल ज़बरदस्ती भरा जाते थे पेट्रोल पंप पे, इस तरह की अराजकता होती थी। तो मेरे दिमाग में था सब। और उसके इलेक्शन के बाद वो सब पूरा जुलूस लेके गुंडागर्दी होती थी। तो इस एनर्जी को मैंने सोचा चैनलाइज करके इसी अभियान में जोड़ देते हैं। इस अभियान प्लस स्वच्छता अभियान, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने सब शुरू किया था। तो 14-15 का समय रहा होगा। तब मैंने उनको कहा कि भाई, मैंने पुलिस लाइन में सबको आह्वान किया, नगर निगम के गैंग्स आ गए, सफाई गैंग्स, हम लोग सब जुड़े। हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा अपना परिवार आप लोगों का संगठन, वो भी पूरा हरी ड्रेस में आ गए और डीएवी कॉलेज के छात्र भी पूरे पुरजोर और जोशो खरोश से आए और सफाई अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जब ये चुनाव में दिवाली रंग जाती पैम्फलेट्स और ये सब, जब चुनाव खत्म हुआ तो मैंने इन्हीं से वो सारी दिवाली की सफाई कराई। तो अब इलेक्शन में इनको जब चैनलाइज किया तो ये हमारे काफ़ी लोग बच्चे मित्र हो गए। मैंने बड़ा मित्रवत व्यवहार किया उनसे और थोड़ा सा आंखें भी दिखाई, क्योंकि गुंडागर्दी तो मुझे पसंद नहीं और ना मुझे बर्दाश्त है, ना होने देना था मेरे को। तो कुछ जो उद्दंड टाइप के थे उनके खिलाफ एक निरोधात्मक कार्रवाई होती है, 110G की नोटिस मैंने सर्व किया और उन बच्चों के घरों का एड्रेस लेके अपने एसपी सिटी से पोस्ट कार्ड भिजवाए कि भाई आपके बच्चे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप हर महीने उनको कुछ ना कुछ भेजते हैं हार्ड एंड कमाई का। और जिनकी खासकर क्रिमिनल हिस्ट्री जो पिछले दौर में वो क्राइम वाइम किए थे उनका निकलवा के मैंने एक एक पोस्ट कार्ड भिजवा दिया। उसका ये असर हुआ कि उसका असर तो जेल भेजने से ज़्यादा हुआ, क्योंकि सबको अपने पेरेंट्स की डांट पड़ने लगी और वो डांट बहुत मायने रखती थी मेरे लिए। वो बड़ी इमोशनल होता है कि कोई बच्चा चमोली से आ रहा है, कोई टिहरी से आ रहा है और उसके माँ बाप किसी तरह से उसको पैसे भेज रहे हैं, तो वो पता नहीं अपने हिसाब से, माँ बाप तो अपने हिसाब से डांटते हैं बच्चों को। बच्चों पे इतना असर हुआ कि मेरे पे आए शिकायत करने की, आप तो मेरे माँ बाप से भी शिकायत कर रहे हो। तो हमने कहा हम तो गार्जियन हैं, गुंडागर्दी ना होने देने के लिए मैं सोसाइटी का एसएसपी तो गार्जियन होता है और हमें तुम्हें सही रास्ते पे लाना है, हमें जो अच्छा लगे हम करेंगे, कहीं तुम्हारा क्राइम तो लिखा नहीं गया। और माँ बाप से शिकायत करना कोई चीज तो नहीं है। माँ बाप तो बेचारे पैसा भेज रहे हैं तुम्हें, किस किस मुसीबत से पैसा कमा के तुम्हारी पढ़ाई जारी कर रहे हैं और तुम बड़े ऐश से और यहाँ गुंडागर्दी करोगे। मैं तो नहीं होने दूंगा, मैं तो तुम्हारे माँ बाप के साथ हूँ, अब वो आप हमारे साथ हैं। तो उस साल इलेक्शन इतना अच्छा निकला कि बिल्कुल बच्चे जैसे होते हैं उसी तरह का हुआ। विजय जुलूस, मैंने जहाँ कहाँ खड़े हो जाओ, सर्वे रोड पे चक्कर लगा के फिर अंदर चले गए। तो देयर वाज नो इंसिडेंट, फ्लॉलेस इलेक्शन। एंड उसके बाद से फिर डीएवी कॉलेज के इलेक्शन नॉर्मल होते हैं आज तक। आप सुन रहे थे आज की हमारी इस विशेष चर्चा में पुलिस महानिरीक्षक मिस्टर पुष्पक ज्योति जी को।
जिन्होंने बताया कि किस तरह से जब वो कार्य कर रहे थे, देश की सेवा कर रहे थे, किस तरह के उनके अनुभव रहे, किस तरह की कठिनाई आई और किस तरह से उन्होंने ऑपरेशन ज़िंदगी चला के उत्तराखंड को नशे मुक्त बनाने के लिए एक अभियान चलाया। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।